आज कक्षा का विषय है कि क्या देश में गांधी चलेंगे या किरण भाई पटेल और अडानी चलेंगे। मेरा प्रश्न क्षेत्रवाद से संबंधित नहीं है। मैं कतई क्षेत्रवादी नहीं हूँ। मैं संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखता हूँ, राष्ट्र के रूप से पूजा करता हूँ और भारत को अपनी माता मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ जो हमारे संविधान में लिखा है कि वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट की अपनी विचारधारा है, अपनी वेशभूषा है, अपने संस्कार हैं, अपनी परंपराएं हैं और ये सभी मिली-जुली परंपराओं का आदर करके ही भारतवर्ष को समर्थ बनाया जा सकता है, आर्थिक शक्ति बनाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। ये मेरी प्रबल भावना है। तो जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको कृपा करके क्षेत्रवाद से न जोड़ें, जातिवाद से न जोड़ें और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। और अगर आप इसकी कोई मंशा निकालना चाहते हैं तो पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। मेरी भावना केवल तथ्यों से आप लोगों को अवगत कराना है और आप लोगों को बताना है कि देश कैसे सुरक्षित बने, मजबूत बने और कैसे इसकी विविधता को ताकत की तरह उपयोग में लाया जाए और इसको कमजोरी न बनने दिया जाए। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारत का जो गौरव है और भारत की जो जानकारी विश्व में हमारे देश के बारे में है, उसको सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को सिखाया कि किस प्रकार से एक सशक्त विरोधी को, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो, अहिंसा के मार्ग से, प्रतिवाद के माध्यम से उसे हराया जा सकता है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को जो हराया उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था और एक नई विचारधारा पूरे विश्व को महात्मा गांधी ने दी जिससे विश्व हमें जानता है। सरदार भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह खां का, चंद्रशेखर आज़ाद का, बाकी लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा और उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बताने का प्रयास किया कि अगर आप महात्मा गांधी के अहिंसात्मक रूप के संघर्ष को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी जैसी एक समानांतर सेना भी है जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आपसे विरोध करेगी। तो अंग्रेज़ों के पास दोनों विकल्प थे। एक, उन्होंने महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन देखा और दूसरी तरफ उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीरों का अस्त्र शस्त्र वाला संघर्ष देखा। तो उन्हें लगा कि देश की जनता महात्मा गांधी के साथ है, जनता सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। तो उनको ये विकल्प चुनना है कि गिने चुने अंग्रेज भारत में राज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि वो देश छोड़ के चले जाएं। महात्मा गांधी के अनुयायी बने, बहुत विश्व में बहुत लोग ऐसे बने, मार्टिन लूथर किंग बने, नेल्सन मंडेला बने, बराक ओबामा जैसे लोग, आपके बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अगर आज भारत को याद करते हैं और भारतवर्ष में आते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि में और महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जाके मत्था टेकते हैं। तो भारत की पहचान महात्मा गांधी से है। और जब मैं पोरबंदर गया, अभी मैंने गुजरात का टूर किया, मैंने द्वारकाधीश के दर्शन किए, मैंने सोमनाथ जी के दर्शन किए और मैंने साबरमती में महात्मा गांधी के जहाँ वो रहते थे उसको भी मत्था टेका। मैं पोरबंदर भी गया और जो महात्मा गांधी का जहाँ जन्म हुआ था उस जगह पे जाके भी मैंने मत्था टेका, क्योंकि मेरा मानना है कि भारतवर्ष ने एक ऐसा महानतम संत दिया पूरे विश्व को जो पूरा विश्व देख नहीं सकता। और मेरे केवल जीवन में एक ही अफसोस रह गया कि मैं महात्मा गांधी को नहीं देख पाया, उनको स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। ये वो गुजरात है जिस गुजरात की पहचान महात्मा गांधी से थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से थी, जिन्होंने लौह पुरुष का परिचय दिया और पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्लेषण है
कि पिछले 9 साल में गुजरात की प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से गिराया गया है, और क्योंकि मैं शिक्षक हूं और बहुत छात्रों से मेरा संपर्क है और जो सूचनाएं उनसे मिलती हैं वो मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता तक पहुंचाऊं, समाज तक पहुंचाऊं। मुझे ये सूचनाएं मिल रही हैं छात्रों से कि ये जो गुजरात का आधिपत्य होता जा रहा है देश की राजनीति में, देश की अर्थनीति में और हर प्रकार की चीज़ों में, जो गुजरात का आधिपत्य होता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, बंगाल, महाराष्ट्र को जिस प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है, ये लोगों के दिल में भावना है। और ये क्योंकि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, इसलिए आवश्यक है कि जो देश के इस समय के शासक हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो इस बदलती हुई भावना का संज्ञान लें और ये प्रयास करें कि ये जो मैसेज जा रहा है पूरे समाज में कि गुजरात देश का आधिपत्य जमा रहा है, इस भावना को निर्मूल किया जा सके और अलग किया जा सके। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, पहले हमारे देश के पूंजीपति थे, टाटा थे, बिरला थे, राजस्थान के बिरला जी थे, टाटा थे, अजीम प्रेमजी थे, गोयनका थे, अंबानी थे। तो अंबानी गुजरात के थे और बाकी सभी लोग ज़्यादातर गुजरात के थे या राजस्थान के थे या कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के थे। किर्लोस्कर थे जो महाराष्ट्र के थे। तो बेसिकली इन्फोसिस जो हुई वो भी कर्नाटका के नवयुवकों ने बनाया था। तो एक ऐसा भावना प्रबल होती थी कि पूरे देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व देश के पूंजीपतियों में है। लेकिन पिछले 9 साल से जो देखने को मिला, ये निर्मूल हो सकती है मेरी भावना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फीडबैक मिला, कि आज की तारीख में केवल 2 ही ऐसे पूंजीपति हैं देश में जिनको देश की राष्ट्रीय संपत्तियां सौंपी गईं और नीतियां उनके लिए बनाई गईं। और ये दोनों, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हों, चाहे वो गौतम अडानी जी हों, दोनों गुजरात के हैं और सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिला और बाकी प्रदेश के जो पूंजीपति थे उनकी अवहेलना हुई। ये भी देखा गया कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को जिस प्रकार से गुजरात में शिफ्ट किया गया, उससे भी ये भावना प्रबल हुई कि क्या महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्य, जो कि गुजरात की टक्कर का राज्य है, उससे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेने से क्या महाराष्ट्र की उपेक्षा नहीं होगी? क्या महाराष्ट्र के जो युवा हैं उनको नौकरी मिलने में मुश्किल नहीं होगी? और क्या उनको नौकरी करने के लिए गुजरात जाना होगा? तो इस भावना से अलग होने की आवश्यकता है और सभी राज्यों को ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि भारत सरकार सभी राज्यों का समान रूप से सम्मान करती है। लेकिन ये 2 पूंजीपति ही केवल पनपे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। जिस प्रकार से नंदिनी दूध के बारे में अमित शाह जी ने कर्नाटका में जाके इलेक्शन के तुरंत पहले स्टेटमेंट दिया, और जिस प्रकार से ये प्रयास लोगों ने देखा कि अमूल को, जो कि गुजरात की डेयरी है, उसको कर्नाटका की डेयरी नंदिनी पर थोपने का प्रयास किया और बाद में उसको वापस लिया। लेकिन एक मैसेज गया कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का पराग हो, चाहे वो दिल्ली का मदर डेयरी हो, चाहे वो पंजाब का वीटा हो, इन सबको भी धीरे धीरे अमूल अपने अधीन लाने का प्रयास करेगा। और ये फिर एक मैसेज जाएगा समाज में कि गुजरात देश के औद्योगिक चीज़ों को अपने हाथ में समेटता जा रहा है। दूसरा परिप्रेक्ष्य जो जनता में मैसेज जा रहा है, जिसको दूर करना आवश्यक है, कि आज की तारीख में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राजनाथ सिंह जी हैं, जरूर हैं मंत्रिमंडल में, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नितिन गडकरी जी हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर भारत सरकार के राजनीतिक नेतृत्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नाम सबके हैं और जिन्होंने सारी सत्ता अपने हाथ में समेट रखी है, तो माननीय नरेंद्र दास मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, जो दोनों गुजरात के हैं। तो फिर ये मैसेज जाता है जनता के बीच में कि गुजरात का आधिपत्य न केवल आर्थिक क्षेत्र में हुआ है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका आधिपत्य हुआ है। तो ये जो भावना जा रही है, और तीसरा पक्ष जो देखने की बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सतपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं और उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं। और सतपाल मलिक जी एक बहुत मूर्धन्य समाजवादी विचारधारा के साधारण जीवन जीने वाले
एक नेता हैं और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है, बहुत ही सुलभ उपलब्ध हैं और किसानों के नेता हैं जिन्होंने बचपन में किसानी की है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो पहले मेरठ यूनिवर्सिटी थी, कि वहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं छात्र संघ के, और एक बहुत अच्छे परिपक्व नेता हैं। वो 4 प्रदेशों के राज्यपाल रहे और कश्मीर जैसे क्षेत्र के, गोवा जैसे क्षेत्र के, और कश्मीर ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही अशांत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन जब धारा 370 हटाई गई और जब उसको स्टेट को 3 भागों में यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, उस समय वहाँ पे जो राज्यपाल थे वो सतपाल मलिक जी थे। और ये माना जा सकता है कि जब देश में 40 लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली, तो उसमें सतपाल मलिक जी को जब एक्सटेंशन नहीं दिया गया और वो दिल्ली में आके रहे, किराए के मकान में रह रहे हैं, ना तो उनको सरकारी आवास दिलाया गया, न उनको सिक्योरिटी दिलाई गई। आज की तारीख में केवल एक पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए है, जबकि उनकी जान पे सबसे बड़ा खतरा है। तो ऐसा जनता में एक मैसेज जा रहा है कि सतपाल मलिक जी को क्या इसलिए सुरक्षा नहीं दिलाई गई कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ एक किरण भाई पटेल, जो एक फ्रॉड व्यक्ति था, जो गुजरात का रहने वाला था, वो कश्मीर में घूमा, उसे Z+ सिक्योरिटी मिली। Z+ सिक्योरिटी केवल, जैसे मैंने बताया, 40 लोगों को पूरे देश में मिली है, और किरण भाई पटेल को सिक्योरिटी मिली। और वहाँ पहुंचकर उसने Z+ सिक्योरिटी के साथ क्षेत्रों का दौरा किया, सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, आर्मी के CRPF के अधिकारियों के साथ दौरा किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बैठकें ली और गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की। अब ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये देश की सुरक्षा का, अखंडता का प्रश्न है। तो ये जानने का प्रयास हुआ, मैंने भी कई टीवी डिबेट में ये प्रश्न पूछने का प्रयास किया कि ये Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली। तो कहा गया कि साहब ये सुरक्षा में चूक है। मुझे लगता है सुरक्षा में चूक नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र रचा गया था जिसका सूत्रधार किरण भाई पटेल था। तो देश की सुरक्षा के लिए ये जानना आवश्यक है कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली। क्या कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना केंद्र सरकार के निर्देश के या संस्तुति के उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी? और अगर दी तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करने की आवश्यकता है। अगर कश्मीर सरकार ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र सरकार की संस्तुति पे, गृह मंत्रालय की संस्तुति पे उसको Z+ सिक्योरिटी दी, तो उन अधिकारियों की जांच करना और उनकी पहचान करना आवश्यक है जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। एक फ्रॉड आदमी को कश्मीर में स्वच्छंद Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमने दिया। ये भी बात पता चली कि ये जो किरण भाई पटेल है, केवल कश्मीर नहीं घूमा, इसके पहले उत्तराखंड भी घूमा और उसके पहले रूस भी घूमा। तो क्या देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि एक फ्रॉड आदमी, जिसने 6 महीने पहले एक मकान कब्जे के बारे में, जिसके खिलाफ FIR गुजरात के अंदर हो चुकी थी, और जिसने कश्मीर में भी एक आदमी से 15 लाख रुपए का एडवांस ले लिया था और वहाँ भी उसने धोखाधड़ी की थी, ऐसा व्यक्ति जिसका पुलिस रिकॉर्ड था, उसके बावजूद अगर उसको Z+ सिक्योरिटी मिल गई, तो क्या ये देश की सुरक्षा अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो क्या ये हम लोगों का जानने का अधिकार नहीं है कि सतपाल मलिक जी को जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो क्या किरण भाई पटेल को, जो एक फ्रॉड आदमी है, इसलिए Z+ सिक्योरिटी मिल गई? और किसकी संस्तुति पे मिली ये भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो गुजरात का रहने वाला है। तो जो मैसेज जा रहा है समाज में, जो एक अच्छा मैसेज नहीं है कि क्या देश में गुजरातियों के लिए अलग कानून है और देश के बाकी प्रदेशों के लिए अलग कानून है। हालांकि गुजरात की पवित्र भूमि को मैं मत्था टेक कर आया हूँ और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्रवास किया और वहाँ रहे, और उन सभी जगहों का मैंने दर्शन किया जब भगवान श्री कृष्ण रहे थे। और महात्मा गांधी और सरदार पटेल का वो राज्य, तो वो पुण्य भूमि में आज ये जो हर्षद मेहता जैसे लोग, केतन पारिक जैसे लोग, गौतम अडानी और विनोद अडानी जैसे लोग, जिनके बारे में पूरा विश्व कह रहा है कि उन्होंने आर्थिक फ्रॉड किया है और भारत सरकार उसके बारे में एक भी स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है,
मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि शेल कंपनी से पैसा आया या नहीं, क्या उसने जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दी थी वो सच है या नहीं, क्या उसने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया या नहीं, कोई भी सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी व्यक्ति संसद में उसके खिलाफ बोलता है, उसकी जो भी बोलता है उसको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है और बहाने बनाकर उसको संसद सदस्यता भी खत्म कर दी जाती है, उसका मकान भी छीन लिया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक भावना जो समाज में जा रही है वो ये कि गुजरातियों को कुछ विशेष सुविधा पिछले 9 साल में मिली है, उनको संरक्षण मिला है, जिससे बाकी प्रदेशों में चिंता वाजिब लगती है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से कि जो राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अगर जनता में ये मैसेज जा रहा है कि सारी देश की आर्थिक संपत्ति और देश की राजनीतिक शक्ति गुजरात में सीमित हो जाएगी, तो दूसरे देशों में जो अगर इसकी प्रतिक्रिया होगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी देश जानना चाहेगा कि जो किरण भाई पटेल को झटपट सिक्योरिटी मिली वो कैसे मिली, किसकी संस्तुति में मिली, किसकी गलती थी, उसको चिन्हित करके क्या दंड दिया जाएगा। और मेरी ये भी प्रार्थना है कि सतपाल मलिक जी को तुरंत झटपट सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि अगर उनकी जान माल को कुछ खतरा हुआ तो मैं जानता हूं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का मैं रहने वाला हूं, इलाहाबाद में रहा पढ़ा अलग बात है, लेकिन ओरिजिनली हम मेरठ के रहने वाले हैं। तो ये जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में इसकी प्रतिक्रिया होगी और राजस्थान में इसकी प्रतिक्रिया होगी, वो बहुत खतरनाक होगी। तो ये मैं देश की हित और भारत माता का बेटा होने के नाते ये प्रार्थना करता हूं कि सतपाल मलिक जी को अच्छा मकान दिया जाए, किराए के मकान में वो न रहें, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको Z+ सिक्योरिटी मिले और ये पता चलाया जाए कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति पे मिली। ये भी पता चला कि जब वहाँ पे पकड़े गए किरण भाई पटेल तो उनके साथ 2 गुजराती और थे, जो कि गुजरात के बड़े नेताओं के पुत्र थे। उन्हें साधारण पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि वो भी Z+ सिक्योरिटी में घूमे और उन्होंने भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये भी जानने का हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, कि वो लोगों को क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कौन थे और उनको क्यों छोड़ा गया। तो ये जनता के हित में है, ये राष्ट्र हित में है, ये भारत माता के प्रति मेरा कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में, एक वृद्ध शिक्षक के रूप में, कि जो चीज़ राष्ट्र हित में हो अपनी चिंता न करते हुए, क्योंकि जीवन परमेश्वर के हाथ में है, मौत एक दिन आनी है, जब आनी होगी आ जाएगी। लेकिन अगर अगली पीढ़ी मुझे याद करेगी कि मैंने देश हित में जो बात उठाई थी, लेकिन गलत बात मैं कोई नहीं बोलूँगा, झूठ बात मैं कोई नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप CBI, ED और बाकी रेड भी देखेंगे तो बाकी देश के प्रदेशों में हो रही है, गुजरात में रेड नहीं होती, जबकि गुजरात सबसे संपन्न राज्य है। वहाँ पे जो लोग भजन गाते हैं उन पर लाखों के नोट न्यौछावर किए जाते हैं, जो वीडियो में कैद होते हैं, और ये जो नोट फेंके जाते हैं ये कैश में फेंके जाते हैं और ये ब्लैक मनी होता है, लेकिन उस पर कोई जानकारी नहीं जनता को मिलती। ये नहीं पता चलता कि ये ब्लैक मनी किसका है। वहाँ ED, CBI की आपने रेड शायद गुजरात में बहुत कम सुनी होगी, लेकिन आपने बिहार में बहुत ज़्यादा सुनी होगी, वेस्ट बंगाल में सुनी होगी, कर्नाटक में सुनी होगी, महाराष्ट्र में विपक्षियों पे सुनी होगी, सत्ता पक्ष वालों पे आपने रेड नहीं सुनी होगी, या उन पे सुनी होगी जो कि थोड़ा सत्ता से थोड़ा विपरीत लाइन लेने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके फ़ोन टैप करके पता चल रहा है कि वो कुछ अलग धारा चुनने की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो उन पे वो जांच भी रुक जाएगी। तो इस प्रकार की जो भावना प्रबल हो रही है कि सत्ता लोकतंत्र में रहना या न रहना, और जनता को आतंकित करके और उनको धर्म के प्रपंच में उलझाकर अगर सत्ता कायम की जाए तो ये राष्ट्रहित में नहीं है। तो एक शिक्षक के रूप में जो मेरा कर्तव्य था मैंने आप लोगों से निवेदन कर दिया, उसके बाद आपकी इच्छा। लेकिन ये बात मैं पुनः कह दूं कि मैं क्षेत्रवाद के बहुत प्रबल विरोध में हूँ। मैं गुजरात का बहुत सम्मान करता हूँ और मेरे ईश्वर जो हैं भगवान कृष्ण वहीं रहे, और महात्मा गांधी और सरदार पटेल जो मेरे आराध्य हैं वो भी गुजरात के हैं। तो गुजरात के किसी प्रकार से भावना को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
और भारत की केवल सबलता और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो मैंने आवश्यक समझा आपके सामने निवेदन किया। अब आपकी इच्छा, देश की जनता की इच्छा, अगली युवा पीढ़ी की इच्छा कि इन प्रश्नों का जवाब वो जानना चाहती है या नहीं, लेकिन मैं ये तुरंत प्रार्थना करूंगा कि सतपाल मलिक जी को Z+ सिक्योरिटी मिले, किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली इसकी जांच हो, और एक मैसेज पूरे देश में जाए कि औद्योगिक विकास पूरे देश का होगा, समग्रीन होगा और केवल गुजरात का विकास नहीं होगा, क्योंकि इससे एक अलग भावना और जो ऐसी भावना प्रबल होती है जिससे देश कमज़ोर होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुनेंगे, और जो नहीं सुनेंगे वो भी अगर सुनेंगे तो अगर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मुझे ट्रोल करेंगे या प्यार करेंगे या स्नेह देंगे, तब भी उनका आशीर्वाद मेरे लिए अच्छा होगा, और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।